नमस्कार। वातायन की 84वीं वैश्विक संगोष्ठी में देश विदेश से जुड़े सभी गुणीजनों सुधीजनों का मैं ऋचा वातायन के इस आभासी मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की संगोष्ठी स्मृति एवं संवाद श्रृंखला की 19वीं कड़ी है, जिसमें चर्चा होगी पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत भीष्म साहनी जी की। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ है हिंदी जगत के दो जाने माने नाम प्रियदर्शन जी और रेखा सेठी जी। आज के हमारे प्रमुख वक्ता प्रियदर्शन जी आधुनिक हिंदी लेखन के पुरस्कृत और वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और आलोचक हैं। आपका एक उपन्यास जिंदगी लाइव, 3 कहानी संग्रह, 2 कविता संग्रह, अनुवाद की 7 पुस्तकों के अतिरिक्त ग्लोबल समय में गद्य, ग्लोबल समय में कविता, खबर बेखबर, नए दौर का नया सिनेमा, इतिहास गढ़ता समय और दुनिया मेरे आगे आदि विभिन्न विधाओं की रचनाएं प्रकाशित हैं। अनुवाद में सलमान रश्दी और अरुंधति रॉय की कृतियां भी शामिल हैं। और अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहूंगी, जिन्हें इनके लेख पढ़ने का चस्का लग जाए वो इनके बीच में फेसबुक से ब्रेक ले लेने पर एक तरह का खालीपन महसूस करता है और नेट में जाकर इधर उधर ढूंढता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शन जी। डॉक्टर रेखा सेठी वातायन स्मृति एवं संवाद श्रृंखला की समन्वयक और अध्यक्ष हैं। रेखा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही उप प्रधानाचार्य और अनुवाद अध्ययन केंद्र की समन्वयक भी हैं। आप भाषा विशेषज्ञ, आलोचक, लेखक, समीक्षक और अनुवादक हैं। आपकी पुस्तकों में शामिल हैं स्त्री कविता पक्ष और परिप्रेक्ष्य, स्त्री कविता पहचान और द्वंद्व, विज्ञापन.com, विज्ञापन भाषा और संरचना, स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी, व्यक्ति और व्यवस्था का संबंध, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कालजयी हिंदी कहानियां, समय के संग साहित्य और कृष्णा सूक्ति पर अंग्रेजी किताब ए काउंटर आर्काइव का आपने सह संपादन किया है। कवि सुकृता पॉल कुमार की कविताओं का आपके द्वारा किया अनुवाद समय की कसक पुस्तक के नाम से प्रकाशित हुआ है। और ये भी व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य में मार्गदर्शन के लिए जो भी इनकी किवाड़ खटखटाता है उसे बड़े प्यार से समय और मार्गदर्शन देती हैं। इन सुंदर स्मृति की कड़ियों के लिए साभार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेखा जी, और बागडोर आपके हाथों में। बहुत धन्यवाद ऋचा जी। सभी साथियों को नमस्कार और वातायन का बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम की संकल्पना आपने की और हमें ये अवसर दिया कि हम अपने कुछ पसंदीदा साहित्यकारों के विषय में इस तरह चर्चा परिचर्चा करें, जैसे कि एक कमरे में साथ साथ बैठे हों, उनका साहित्य का आनंद लेते हुए। ये पूरी कड़ियां स्मृति और संवाद की सच में कुछ अनूठी स्मृतियों पर आधारित हैं और कुछ बातचीत पर आलोचना का धर्म कई मौकों पर निभाते हुए भी इस कार्यक्रम में मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि हम एक लेखक को कुछ इस तरह साथ साथ पढ़ें, उन पर इस तरह बातचीत करें कि लगे कि आज इस कार्यक्रम के बाद हम उसे थोड़ा बेहतर जान पाए हैं। तो इसी उद्देश्य से हर बार जब भी ऐसा एक कार्यक्रम लेके मैं आपके समक्ष हाजिर होती हूँ, मेरे साथ कोई ऐसे विद्वान साथी रहते हैं जो उस साहित्यकार के साहित्य से बहुत गहरे जुड़े रहते हैं या अंतरंगता से उन्हें जानते हैं। आज मैं और प्रियदर्शन जी इन्हीं बातों के सिलसिले में कोशिश करेंगे कि भीष्म साहनी को आपके लिए नए रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो प्रियदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अपना माइक अनम्यूट कर हाँ, लीजिए। नमस्ते रेखा जी। आवाज नमस्ते। मेरी आ रही है साहब? जी बिल्कुल आ रही है। जब हमने सोचा कि हम भीष्म साहनी पर कार्यक्रम करेंगे, जब हम कवियों पे कार्यक्रम करते हैं तो एक सुविधा ये रहती है कि छोटी छोटी कविताएं हम पढ़ के सुना पाते हैं और आपके मन में एक जिज्ञासा जाग जाती है उन कविताओं के माध्यम से, और फिर वो पढ़ने लिखने का, उस कवि को जानने का सिलसिला आगे बढ़ता है। ऋचा जी की मार्फत मुझे ये पता चलता रहता है। तो आज हम एक ऐसे रचनाकार पर बात कर रहे हैं जो कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, अपने साहित्यिक समय पर टिप्पणियों के तौर पर उसकी आलोचना पुस्तक भी लिखी। भीष्म साहनी केवल एक नाम नहीं है, एक पूरा दौर है साहित्य का। आजादी के बाद एक नया सपना लेकर जो लिखने की परंपरा में संलग्न हुए, लेकिन साथ ही साथ मानो पीठ पर एक बोझ लदा था विभाजन का। तो भीष्म साहनी जो दुनिया लेकर आए साहित्य में, वो थोड़ी बहुत नई कहानी के या स्वतंत्रता के बाद की जो हिंदी कथा साहित्य है, उसकी कुछ परंपराओं के बीच में थे, लेकिन कुछ बातों में वो बहुत अलग भी थे। तो प्रियदर्शन जी, आप क्या सोचते हैं कि अक्सर कभी कहा जाता है कि वे प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं, कभी कहा जाता है कि वो वामपंथी विचारधारा के प्रतिबद्ध रचनाकार हैं। तो कुल मिलाकर के अगर भीष्म साहनी का एक परिचय आप अपने मन में सोचते हैं तो आप उनको कैसे पहचानते हैं? मतलब कहाँ तक परंपरा का वहन किया और कहाँ उससे अलग हुए, तो आप भीष्म साहनी को कैसे अपने निकट पाते हैं? शुक्रिया रेखा जी। सबसे पहले तो बहुत संक्षेप में वातायन का आभार, कई देशों महादेशों के पार जुड़ी इस गोष्ठी के लिए, उसमें मुझे शामिल करने के लिए। मतलब चीन, रूस, अमेरिका, सिंगापुर, लंदन और भारत, दिल्ली, गाजियाबाद, सब इसमें शामिल हैं। भीष्म साहनी के बारे में जो दो तीन बातें आपने कही, प्रेमचंद की परंपरा जो है वे उसके लेखक हैं। असल में प्रेमचंद की परंपरा बहुत बड़ी है और हिंदी का कोई भी लेखक ये नहीं कह सकता कि वो प्रेमचंद की परंपरा से बाहर है। जैसे बरसों पहले गोगोल के बारे में रूस में कहते थे कि सब गोगोल के ओवरकोट से निकले हैं। ओवरकोट उनकी एक रचना थी। तो हम सब प्रेमचंद की शाखाएं प्रशाखाएं ही हैं। प्रेमचंद बहुत बड़े थे और इसके बावजूद कि जब हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रीय ढंग से तो हम पाते हैं कि जैनेन्द्र उनसे बहुत अलग थे, रेणु उनसे बहुत अलग थे, अज्ञेय उनसे बहुत अलग थे। लेकिन उस अलगाव के बावजूद प्रेमचंद की परंपरा बहुत बड़ी है और भीष्म साहनी तो निसंदेह सीधे तौर पे उस परंपरा के प्रतिनिधि लेखकों में आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वह सामाजिक सरोकार है जिसे आपने वामपंथी प्रतिबद्धता के रूप में रेखांकित किया। निसंदेह वो वामपंथी थे। असल में हमारे समय की एक दुविधा ये भी है कि जब हम वामपंथी या ऐसे किसी शब्दावली या अस्तित्ववादी या ऐसी किसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो भूल जाते हैं कि लेखक असल में इसके दायरे के बाहर भी होता है। तो अपनी मूल निष्ठाओं के साथ, अपने जनपक्षीय सरोकारों के साथ भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा से भी जुड़ते हैं, लेकिन वो किसी वैचारिक जुमलेबाजी में नहीं फंसते हैं। वैचारिकता का पूरा सम्मान करते हैं, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनकी कहानियां देखिए तो जिसे नई कहानी आंदोलन बोलते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जिसके प्रतिनिधि लेखक थे, सच यह है कि उसके समानांतर कम से कम 3 लेखक ऐसे थे जो नई कहानी को अपने अपने ढंग से गढ़ रहे थे। एक धर्मवीर भारती थे, एक निर्मल वर्मा थे और तीसरे भीष्म साहनी थे।
जिन्होंने अपनी कहानियों में न सिर्फ जनपक्षीयता को बरकरार रखा, बल्कि उसको आम फहम जुमलों से अलग करके एक ऐसे मार्मिक अनुभव में बदला जिसे हम रिश्तों की कहानियां बोलते हैं। उन रिश्तों की सबसे मार्मिक दास्तानें मुझे दिखाई पड़ता है भीष्म साहनी के यहाँ है। और वो सिर्फ चीफ की दावत जैसी मशहूर कहानियों में नहीं, चीफ की दावत तो हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कहानियों में है, जिसमें हम रिश्ते की एक टूटन देखते हैं, कैसे वो सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन गंगो का जाया जैसी कहानी, जो बिल्कुल गरीब घर की है, जिसको जो गर्भवती है और उसको लग रहा है कि अब उसकी नौकरी छूट में, तो जो काम करती है, मजदूरी करती है, वो छूट गई है मजदूरी उससे, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने वाली है और मजदूर ठेकेदार को मालूम है कि अब ये पहले की तरह काम नहीं कर पाएगी। वो परेशान है और इस बीच उसके 6 साल के बच्चे को घर की मजबूरी में, आर्थिक हालत से परेशान, उसका बाप बूट पॉलिश के लिए भेज देता है बाहर। वो अनजान लड़का घूमता घूमता भटकता है और बूट पॉलिश करने वाले कुछ लड़कों के साथ जुड़ जाता है। भीष्म साहनी यहाँ किसी हमदर्दी की बात नहीं करते हैं, माँ बेटे के बीच की ममता की बात नहीं करते हैं। अचानक वो ये समझा देते हैं कि दुनिया में कैसे एक छोटी सी झोपड़ी से निकला एक बच्चा अपनी दुनिया बनाएगा, और गंगो जो है अपने नए जो आने वाला बच्चा है उसके लिए कैसे किसी भी दिन उसकी प्रतीक्षा करेगी। वो एक बहुत मार्मिक कहानी है। ऐसी कहानियां उनके यहाँ भरी पड़ी हैं। दूसरा, जी, हाँ वो उस कहानी का एक वाक्य मुझे याद है कि जब वो बच्चा खो जाता है हाँ तो गंगो को ये एहसास हो रहा है कि मतलब कि एक हाँ, खाने वाला मुंह कम हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ ये जो स्थितियां थी आजादी के बाद की, जिसमें इतनी बेरोजगारी, भूख, हाँ गरीबी, निम्न मध्य वर्गीय हाँ, परिवारों में जो स्थिति थी, बड़ा बड़ी बारीक नजर है भीष्म साहनी की उस पर। मतलब वो बड़े रचनाकार इसीलिए हैं कि वो हाँ ना केवल उस यथार्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि यथार्थ की जो संभावनाएं हैं उसकी बिल्कुल, तरफ भी हमारा ध्यान दिला रहे हैं। और ऐसी मतलब एक कहानी का जिक्र तो आपने गंगू का जाया आपने किया ही, लेकिन ये दुनिया कितनी बेरहम है। और वो रिश्तों को, जो जो बात आप कह रहे हैं, वो संबंधों को कैसे भुनाती है, इसका एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण मौका परस्त कहानी में भी आता है। और मौका हाँ परस्त हाँ हाँ कहानी जो है, वो एक व्यक्ति के मरने पर हाँ, उसको पूरे चुनाव प्रचार की यात्रा में बदल देते हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल, जो राजनीतिज्ञ है, तो राजनीति की भी कई कहानियां वो लिख रहे थे। बल्कि तमस में भी अगर हम देखें तो पूरी जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आर्य समाज, मतलब ये जो तमाम धड़े थे आजादी से पहले, जो एक तरह से अ, जो ताकत का बंटवारा है उसमें शामिल थे। तो भीष्म साहनी उन सबके मन की जो बारीक उथल पुथल है उसको पकड़ पाने में सक्षम है। तो बिल्कुल विभाजन जो है वो एक गजब की, मतलब ये कहना चाहिए कि जैसे उन्होंने उसको देखा, जाना, पढ़ा, वो उनकी कहानियों में भी आया, अमृतसर आ गया है। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है ना, तो एकदम एकदम। विभाजन पर उनकी एक बड़ी राय थी। देखिए, उसमें असल में क्या है कि आजाद भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक गरीबी थी, दूसरी सांप्रदायिकता, जिसने समाज को बिल्कुल बांट दिया था। एक आरी चली थी जो हिंदुस्तान का सीना चाक करती हुई उसको दो हिस्सों में बांट गई थी, और उसके खून के छींटे हमारी आत्माओं पे पड़ रहे थे। तो उसके बीच भीष्म साहनी, और यहां मैं तमस के सिर्फ राजनीतिक मंतव्यों की बात नहीं करूंगा, वो सांप्रदायिक खेल क्या करता है, तमस हम सब ने पढ़ा है। तमस के शुरू के 15 पन्ने जो उसकी शुरुआत होती है, आप देखिए कि दुनिया के महानतम उपन्यासों में वैसी शुरुआत नहीं मिलती है। कोई दूसरा लेखक होता, उसमें नत्थू नाम का एक आदमी एक सुअर को मार रहा है, जिसको बड़ी मुश्किल से अपने घर में घुसा पाया है।
कोई दूसरा होता तो बस मान लेता कि सुअर को मार के मस्जिद के आगे फेंक दिया गया और दंगे शुरू हो गए। लेकिन भीष्म साहनी ये नहीं करते हैं। सुअर को मारना जो है उसको वो इतना फैलाते हैं, वो बताते हैं कि कैसे सांप्रदायिकता सुअर से मुठभेड़ कराते एक आदमी को जानवर में बदल देती है, उसको भी एक लथपथ सुअर में बदल देती है। जैसे दोनों युद्धरत हैं, वो बाहर का वर्णन करते हैं, चांदनी रात है बाहर, नत्थु को अपनी युवा पत्नी की याद आ रही है, उसको लग रहा है किस चक्कर में पड़ गया, वो घायल हो गया है। वो 10 पेज आप पढ़ते हुए चाय पीना मुश्किल है। आप भीष्म साहनी वहां टिके रहते हैं ये बताने के लिए कि देखो एक गरीब का काम सांप्रदायिकता ने क्या कर दिया, उसको कैसे जानवर में बदल दिया। तो ये चीज लगातार वो तमाम राजनीति को, तमाम विध्वंस को उसके बिल्कुल मानवीय स्तर पे ले जाते हैं। अमृतसर आ गया है जो कहानियां आप याद कर रही हैं, उसमें आखिरी दृश्य जो है, एक आदमी अपनी पत्नी के साथ चढ़ने की कोशिश कर रहा है ट्रेन में, और एक दूसरा आदमी उसको रॉड से मार के इस तरह मारता है कि फव्वारा उसके माथे से निकलता है, वो गिर पड़ता है और उसके पीछे पीछे दौड़ती उसकी पत्नी ठहर जाती है, जैसे दोनों हमेशा हमेशा के लिए ठहर गए। तो उसका जो सामाजिकता और व्यक्तिगत जीवन के बीच की जो त्रासदी है, हम वो माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, वो जिसमें हम खून बहता हुआ, कलेजा चीरा जाता हुआ आदमी को जानवर में बदलता हुआ महसूस करते हैं। ये चीज है जो भीष्म साहनी को अपने समय के बाकी लेखकों से बहुत आगे ले जाती है। जी प्रियदर्शन जी, मेरा ध्यान इसी तरफ जा रहा था कि हाँ आपने अभी जो बात की कि अगर तमस का शुरुआती दृश्य देखें या कहानी में देखें, हाँ तो कभी-कभी मुझे लगता है कि भीष्म साहनी यूं तो बहुत बड़े नाटककार हैं, नाटक लिखे उन्होंने, हाँ हाँ और कहानियों में भी एक बुनी हुई नाटकीयता बनी रहती है कि मतलब कहानी में कोई, जैसे अमृतसर आ गया है, तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ही गाड़ी अमृतसर पहुंचती है तो हाँ पूरा एक दृश्य परिवर्तन हो जाता है जैसे। एकदम लेकिन बिल्कुल। ये जो उनकी ग्राफिक डिटेल्स देने की जो कहानी कला है या उपन्यास का मतलब रचना शिल्प है उनका, हाँ वो ऐसा है जैसे कैमरे की आंख से कोई दिखा रहा हो। तो तमस का तो जैसे उस पर धारावाहिक बना दूरदर्शन बिल्कुल पे, बिल्कुल। उसकी हाँ गोविंद निहलानी ने बनाया। हाँ 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 लेकिन अगर देखा जाए तो उपन्यास के बीच में ही हाँ कैमरा उस सबको कैसे पकड़ेगा, भीष्म साहनी ने प्रस्तुत कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हालात हम देख रहे हैं, आप भीष्म साहनी के तमस को, अच्छा मैं ईमानदारी से बताऊं, जब पहली बार मैंने झूठा सच पढ़ा था तो विभाजन की त्रासदी पे लगा कि यशपाल ने क्या कमाल का उपन्यास लिखा है। तमस जब मैंने बाद में पढ़ा, तमस मैंने दूसरी बार जब पढ़ा, उस पर मैंने एक लंबी टिप्पणी लिखी थी, तो मैंने पाया कि असल में उसका जो सांप्रदायिकता का, विभाजन का मामला वहां आ रहा है लेकिन वो है नहीं। उस समय तक सांप्रदायिकता धीरे धीरे आकार ले रही है, और उसमें आज जो हालात हम देख रहे हैं, कैसे लड़कों को सांप्रदायिक बनाया जाता है, कैसे गली में एक इत्रफरोश को जो बोल रहा है कि तुमको मैं छोड़ आता हूं, उसको नहीं मालूम है कि मेरी हत्या करने वाला है, ये मुझे मारने वाला है, उसका अभ्यास करने वाला है। वो बूढ़ा इत्रफरोश किसी मोहल्ले से आया है, एक सूनी गली में उसका कत्ल किया जाता है, और यहां से सांप्रदायिकता की बहादुरी शुरू होती है। आप उनके शिल्प की बात कर रही थी, असल में शिल्प को मैं मानता हूं कि सरोकार से ही पैदा होता है। और भीष्म साहनी के नाटकों को भी देखें, कबीरा खड़ा बाजार में खूब खेला गया, उनका एक नाटक जो है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो हानुष है। हानुष जो है वो बिल्कुल अब भारतीय पृष्ठभूमि में है। उसमें हानुष नाम का एक मजदूर है जो घड़ी बनाना चाहता है, एक विशाल घड़ी बना रहा है। उस घड़ी को बनाने में उसको 17 साल लगते हैं। उस बीच उसके बेटे की मौत हो जाती है, उसका परिवार आर्थिक संकट से गुजरता है, गिरजाघर जो घड़ी बनवा रहा था उसकी मासिक जो पेंशन देता है वो बंद कर देता है। तमाम संकटों के बीच वो एक मजदूर की धुन है, अपने सृजन के प्रति जो मजदूर की धुन है कि मैं तो बनाऊंगा, वो एक घड़ी बना लेता है 17 साल लगा के। वो उसका ताजमहल है। और उसके बाद राजा को पता चलता है कि उसके राज्य में ऐसी नायाब घड़ी है,
तो वो चाहता है कि वो ऐसी नायाब घड़ी किसी और कहीं और न हो। वो बोलता है, क्या तुम दूसरी घड़ी बनाओगे? ये बोलता है, हाँ हुजूर, दूसरी बना दूंगा। क्या उससे बेहतर बनाओगे? का ये तो सोचा ही नहीं, मैं तो बस घड़ी बना रहा हूं। एक घड़ी बना ली, दूसरी भी बन जाएगी, तीसरी भी बन जाएगी। राजा बोलता है कि किसी राज्य में इससे बेहतर घड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वो शौर्य का, राज्य के अभिमान का प्रदर्शन है। उसके लिए वो आज की बुलेट ट्रेन है, जिससे आप चला के बड़े बनते हैं। तो राजा उसकी आंखें निकलवा देता है। प्रतिशोध से भरा वो सोचता है कि मैं इस घड़ी को कभी तोड़ दूंगा। घड़ी में कोई खराबी आती है, इस अंधे कारीगर को बुलाया जाता है। वो घड़ी को तोड़ने के लिए चढ़ता है कि मैं एक हथौड़ा मारूंगा, सारा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन एक जैकब नाम का एक शागिर्द है, जिसको उसने सिखाया है, वो बोलता है कि तुम कैसे तोड़ सकते हो इसको। फिर वो घड़ी बना देता है। ये श्रम और सत्ता के रिश्ते का, ये मजदूरी और हुकूमत के रिश्ते का ये अद्भुत आख्यान है, जिसको लिखना बहुत मुश्किल काम था। और जब मैं इसकी बात याद कर रहा हूं तो मुझे ख्याल आ रहा है, एक तरफा ये बातचीत में रहे, उनके उपन्यास जो है बसंती, उनका उपन्यास, उस पर भी सीरियल बना था और बहुत अच्छा बना था। और उनका नाटक माधवी, मुझे मालूम है कि आप माधवी डीयू में पढ़ाती रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में, इन दोनों के बारे में, या अपनी मर्जी से किसी एक के बारे में मित्रों को कुछ बताएं। शुक्रिया प्रियदर्शन जी। असल में जो आपने पहले बसंती की बात कही, हाँ मुझे याद है बसंती जब मैंने पढ़ा था तो पहली बार, मतलब काफी कम उम्र में पढ़ा था, हाँ तो पहली बार हमारे यहाँ जो लड़की काम करने आती थी घर में, तो मुझे ख्याल आया कि किसी ने इसकी जिंदगी को देखने की कोशिश की है। तो हाँ हम हर रोज अपनी जिंदगी, अपने आसपास की जिंदगी, मतलब यहाँ तक कि हमारे घर में अगर कोई प्लेट, कटोरी, चम्मच, फूलदान जो भी होता है, वो सब हमारे परिवेश और यथार्थ में शामिल होता है। लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, वो इंसान है, ये हम भूल जाते हैं। उनकी जो उपयोगिता होती है हमारे जीवन में, बस उतना भरी याद रहती है। तो बिल्कुल। एक लेखक ने, मंजुल भगत ने भी ऐसे एक उपन्यास लिखा था, अनारो, अनारो। अनारो। हाँ हाँ, तो बसंती उस सारे के बीच में जिस समाज में वो रहती है, हाँ उसकी तरफ भीष्म साहनी का ध्यान जाता है। और अनारो और बसंती बड़े अलग अलग ढंग से लिखे गए बिल्कुल। उपन्यास हैं। और बसंती काफी सचेत है अपने बारे में। कोई यूं ही उसे अ, मतलब खत्म नहीं कर सकता। तो ये जो उसकी सचेतता है, ये जो उसका रिस्पॉन्स है अपने आसपास के विषय में, ये उसे खास बनाता है। और जब माधवी हम कर रहे थे, मतलब माधवी हमारे कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हमारी छात्राओं ने किया भी, मतलब मंच अच्छा। पर। तो हमारे यहाँ एक नाटक प्रतियोगिता होती है, लेकिन ये नाटक मैंने कई साल अलग अलग स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। तो वो हिंदी के छात्र नहीं थे, और उनका मतलब उससे जुड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। लेकिन माधवी की अगर आप डायलॉग देखें, एक एक डायलॉग, छोटा सा नाटक है, बिल्कुल। मुश्किल से शायद 80 पृष्ठ का नाटक होगा। और वो नाटक मैंने हिंदी में भी देखा और बांग्ला में भी देखा, अच्छा। मंच पर। तो गजब की बात ये थी कि लिख रहा है भीष्म साहनी, स्त्री विमर्श के दौर के बहुत पहले की रचनाएं हैं, लेकिन वो एक स्त्री, वो अपने अधिकार और अपनी अस्मिता और सौंदर्य बोध तीनों से किस तरह जुड़ती है, क्योंकि उसमें उसको ये मिला हुआ है वरदान कि वो अनुष्ठान करेगी और फिर युवा हो जाएगी। हाँ और अंततः वो कहती है कि वो जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। तो पूरा सौंदर्य बोध बदल जाता है। प्रेम में जो उसका विश्वास है
वो स्खलित होने लगता है। और नाटक कई स्तरों पर एक साथ चलता है, मतलब एक उसका मितकीय स्वर है, एक उसका आधुनिकता बोध है, एक स्त्री का स्वत्व है, उसका की चेतना है, उसका अधिकार है। तो भीष्म साहनी ये कर पाते थे। मतलब मुख्य बात ये है कि जो एक स्टोरी टेलर है, एक अच्छा कहानी सुनाने वाला, तो उसके पास कहने को बहुत सी बातें होती हैं, और अपनी बिल्कुल बिल्कुल हर कहानी की मार्फत भीष्म जी के पास कहने को बहुत कुछ था। इस पर बिल्कुल। उनका रचना संसार टिका हुआ है। और एक और दूसरी बात तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, मतलब ये, अगर जिसने तमस देखा है तो उसमें एक वो बूढ़े व्यक्ति का रोल भी उन्होंने निभाया है हाँ, मंच अभिनेता पर, का। हाँ, अभिनेता का। थे। तो हाँ वो मतलब पहले तो वो लेखक से पहले अभिनेता ही थे हाँ। और नाटक ही किया करते थे। तो ये जो व्यक्ति स्वयं अभिनेता है, वो किसी पात्र में कैसे प्रवेश कर जाता है, ये उसके लेखन को भी समृद्ध करता है। तो इस दृष्टि से वो जो भी लिखे, बलराज साहनी के भाई हैं, छोटे हाँ भाई हाँ। थे, और वो मानते रहे कि बहुत हद तक बलराज जी का जो एक विद्रोही स्वभाव था, उसने उनको प्रभावित किया। तो ये जो उनकी रचनाकार को समृद्ध करने में, ये जो अभिनेता का रोल है, किसी की काया में पर प्रवेश कर जाना, ये उस रचनाओं के मानवीय पक्ष को उभारने में बहुत मदद करता है। प्रियदर्शन जी, ऐसा लगता है कि भीष्म जी हर जगह कहानी को या उपन्यास को या नाटक को, एक सवाल भी आ रहा है हमारे पास कि हाँ। मतलब वो सत्ता और कलाकार के संबंध को लेकर, तो क्या ये उसकी अपनी आंतरिक कलागत ईमानदारी का प्रतीक नहीं है? ये आपने सवाल पढ़ा, लेकिन मेरा कहना ये है कि भीष्म जी उस पूरी रचना को एक बिंदु पर तान देते हैं। वो बिंदु मानवीय मूल्यों को एक नए सिरे से परिभाषित कर। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बिंदु पर आप कुछ कहें तो अच्छा। देखिए, दो तीन बातें जो हैं, जो सवाल है वो असल में ये सच है कि कलाकार की जो आंतरिक प्रेरणा है, अपनी कला से उसका जो लगाव है, भीष्म साहनी उसको तो रेखांकित करते ही हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक कलाकार की दुनिया और एक हुक्मरान की दुनिया, एक सत्ता का जो नजरिया है और एक कलाकार का जो नजरिया है, अंततः वो रचना के पक्ष में ही कलाकार खड़ा होता है। तो ये बात थी। दूसरी बात, जिस बिंदु की बात कर रही थी, मुझे लगता है कई बार कई बिंदु छोड़ जाते हैं। तीसरी बात, जिसको शिल्प पे हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, असल में भीष्म साहनी, जिसको चेखव की स्टोरी टेलिंग में गन थ्योरी बोलते हैं, मतलब अगर मंच पे कोई बंदूक रखी हो तो उसको चलना चाहिए। अगर वो मंच पे है बंदूक तो नहीं चलती है वो, तो इसका मतलब कि वो कहानी कमजोर है, उसमें अतिरिक्त बेमतलब डिटेल ठूंसे गए हैं। हालांकि मुझे बात करते हुए ख्याल आया कि हेमिंग्वे ने, जो खुद अपनी डिटेलिंग को लेके, अपनी ब्रेविटी को लेके, अपनी संक्षिप्तता को लेके बहुत सजग रहते थे, चेखव की इस मान्यता पे सवाल उठाया था कि बंदूक चले क्यों जरूरी है, बंदूक नहीं भी चल सकती है। लेकिन उसका नहीं चलना भी मंच पे उसकी उपस्थिति का एक प्रतीक है। खैर, मैं बोल रहा हूं कि बहुत कम डिटेल्स में, बहुत बिल्कुल वो कहानी को फैलाते नहीं है। उनको मालूम है कि उनको क्या कहना है। उनकी एक छोटी सी कहानी, नाम मैं भूल रहा हूं उसका, एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन चलने वाली है और दो महिलाएं एक बच्चे को लेके झगड़ रही हैं। एक दूध पीते बच्चे को कि तू मेरा बच्चा ले जा रही, नहीं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। पुलिस वाला पहुंचता है, पता चलता है कि एक ने तो बच्ची को जन्म दिया है, दूसरी जो है वो बच्चे को उसने कई महीने दूध पिलाया है। और दूसरी वाली अब जा रही है तो बच्चे को अपने साथ ले जाना चाह रही है, पहली वाली ले जाने देने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच खूब गाली चल रही है, दोनों के बीच खूब
लग रहा है कि वो लड़ पड़ेंगी। ट्रेन चलने को होती है, हवलदार के हस्तक्षेप से अंततः जिसने पाला है वो बच्चे को जिसने जन्म दिया उसकी गोद में डाल देती है। ट्रेन चलने को है, बच्चा अचानक किसकी गोद में आके रोने लगता है, ये उसके मुंह में कुछ खिलाने की कोशिश करती है, वो चीख रही कि तू उसे मार डालेगी। अंत में वो दौड़ती हुई उतर जाती है ट्रेन से। और कथाकार जो है बताता है कि बाद में दोनों महिलाएं, एक उसको दूध पिला रही है, दूसरा उसका माथा सहला रही है। मैं जब इसको पढ़ता हूं, कोई वजह भीष्मतानी नहीं बताते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि उसने खुद दूध क्यों नहीं पिलाया, उसने दूसरे को क्यों दिया, लेकिन वो बहुत कम डिटेल में मानवीय रिश्तों की एक अभिभूत कर देने वाली कहानी कह जाते हैं। तो ये जो बहुत कम डिटेलिंग का मामला है, बड़ी शार्प नजर से आता है। उनको मालूम है कि उनको क्या कहना है, उनको कौन सी चीज छूती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने राजनीति के, जितने समाज के, जितने हमारे बदलते समय के लेखक थे, उससे ज्यादा वो मनुष्यता के और रिश्तों के लेखक थे। उनकी एक कहानी और है जिसमें एक अमीर घर में वो छोटा भाई गरीब है, मंगल सेन उसका नाम है, और कैसे वो बड़े द्वंद्व के बीच वो छोटे बेटे की शादी होनी है, वहां उसको सगाई के लिए ले जाना पड़ता है, और इस गरीब रिश्तेदार पे इल्जाम आता है कि उसने चम्मच चुरा लिया है, चम्मच हटा दिया। तो बड़ी मार्मिक सी कहानी वो है। ऐसी कहानियां उनके यहाँ हैं जो बताती हैं, जो कोशिश करते हैं कि इंसान के बदलते हुए चेहरे को, उसके भीतर की उमड़न घुमड़न को ठीक से पकड़ा जा सके। और उसको पकड़ने की कोशिश में जो सबसे तीखे सवाल हैं, जिनका वास्ता हमारे समय की सांप्रदायिकता से है, जिसका वास्ता हमारे समय के बांटने वाले सवालों से है, उन सबको वो बिल्कुल लक्ष्यबद्ध करते चलते हैं। ये उनकी ताकत है। रेखा जी। हाँ जी। बल्कि जब आपकी ये बात सुन रही थी तो हम लोग जब भी किसी रचनाकार को पढ़ते हैं तो हाँ बड़ा रचनाकार वही होता है। जैसे प्रियदर्शन जी ने ये कहा कि बात करते करते उनका ध्यान उनके शिल्प की इस ताकत पर गया। तो हाँ ऐसी बात करते करते मेरा ध्यान भी इस बात की तरफ जा रहा है कि भीष्म साहनी आप पे एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि आपको कहानी का शीर्षक ना याद हो, लेकिन वो दृश्य बंध याद रह जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो संवेदना याद रह जाती है, वो जिसे वो केंद्रस्थ करना चाहते हैं या जो लाना चाहते हैं, जिस बिंदु पर पूरी कहानी तन जाती है। तो मतलब उस जमाने में बड़ी चर्चा थी कि कहानी में जो मनस्थिति और परिस्थिति का बड़ा अंतर्द्वंद रहता था। कहानी एक खुले अंत के साथ अंत हो जाती थी। वो कथानक को तोड़ देना, एक बड़े कहानी मतलब एक तरह से ट्रांसेंड करना, एक बड़ी। तो भीष्म साहनी ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं या उस तरह की चीजें नहीं ला रहे हैं। उनका कहानी कहने का एक बड़ा सीधा सरल ढंग है, लेकिन वो सरलता के मायने अलग हैं, क्योंकि वो कई स्तरों पर एक साथ प्रतिध्वनित हो, कई स्तरों को आपके मन में एक साथ जगा दे। ये उस कहानी का लक्ष्य है। वो आपका अपने चेहरे का या किसी व्यक्ति का भी साक्षात्कार करा दे और पूरे परिवेश को भी सजीव कर दे, तो दोनों एक साथ चले आए। ये कोशिश उनकी वहां है और बिल्कुल होती है, और बिल्कुल। इसी रूप में आप उनके साहित्य में उस समय को पकड़ पाते हैं। वो बड़ा योगदान है। बिल्कुल मेरे मन में एक और बात आ रही थी कि आलोचकीय कसौटियां जो रहती हैं, तो वो दौर तो ऐसा था ही कि एक तरफ आपके नई कहानी के मतलब त्रिकोण जो था, उधर नामवर सिंह नई कहानी के स्वरूप को परिभाषित कर रहे थे। निर्मल वर्मा को एक जगह पर प्रतिष्ठित किया जा रहा था। इधर कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी की तिकड़ी थी। हाँ तो बहुत सारे मतलब कहानी को लेकर खास तौर पे एक बड़ी सजग दौर था वो, जब बिल्कुल भीष्म साहनी बिल्कुल। लिख रहे हाँ, थे। बल्कि मुझे ख्याल आता है, आप त्रिकोण की बात कर रही हैं,
मैंने 6 नाम तो लिए थे जिसमें 3 नाम आपने और जोड़ दिए। जी मतलब जी राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मतलब ये मोहन राकेश और कमलेश्वर के अलावा मन्नू जी, उषा प्रियमवदा और कृष्णा सोबती तो थी ही। निर्मल और धर्मवीर भारती के अलावा जी जी। आप हाँ याद करें तो अमरकांत और ज्ञान रंजन भी लगभग कुछ दिन में वो विकसित हो बिल्कुल। रहे हैं और हिंदी हाँ कहानी एकदम एक नए समृद्ध दौर में दाखिल हो रही है। वो बिल्कुल हाँ वाकई नई कहानी है। हम चाहे तो उसके बीच उन पुरानी कहानियों में खोज सकते हैं जिनमें कुछ अज्ञेय के पास हैं, बल्कि मैं तो मुक्तिबोध तक की कहानियों को उसमें शामिल करता हूँ। मुक्तिबोध के पास कुछ बड़ी कमाल की कहानियां हैं। जी तो जी, हमने उस हाँ, पर चर्चा की थी तब हमने मुक्ति बोध अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पर कार्यक्रम हाँ किया। हाँ हाँ। तो इन सबके बीच एक खास बात और थी। कहने को ये सब नई कहानी या इसके पैरेलल सब रहे, लेकिन सब किसी खांचे में बंधे नहीं रहे। जी मतलब अब निर्मल वर्मा को बहुत अलग से पहचान सकती हैं। निर्मल वर्मा तो कुछ ज्यादा ही अलग से पहचाने जाते हैं, लेकिन भीष्म साहनी को भी पहचानना मुश्किल नहीं है। भीष्म साहनी, बल्कि मुझे कई बार लगता है कि बाद में अमरकांत ने जो कुछ जी। बड़ी मार्मिक कहानियां लिखी, जिंदगी और जोंक या हत्यारे, वो दोपहर सब, का भोजन, दोपहर दोपहर का का भोजन। भोजन, ये सारी कहानियां लगता है कि वो भीष्म साहनी की परंपरा से जुड़ी कहानियां हैं। तो जिसका जी प्रेमचंद की परंपरा बता रही थी, वो उसके बाद वो भीष्म साहनी और उसके बाद इन तमाम लेखकों तक आती जाती है। एक हाँ समृद्ध दौर था जिसको हमने मतलब बाद में जिसकी विरासत हम तक आती है। हाँ। तो यही बिंदु तक मैं ला रही थी कि हाँ भीष्म साहनी की रचनाओं पर जो तमाम, कोई वैसे तो मतलब कोई बहुत ऐसी विशेष आलोचना नहीं लिखी गई है जो हम ये कहें कि ये आलोचक ने भीष्म हाँ साहनी हाँ को स्थापित किया। जैसे हाँ, मान लीजिए कि बिल्कुल। नामवर जी ने निर्मल वर्मा को स्थापित किया एक तरह से, मतलब असल आलोचना। में परिंदे कहानी को लेकर निर्मल जी, नामवर जी ने जो लिखा परिंदे जी कहानी को लेकर, उससे अचानक निर्मल वर्मा पे सबका ध्यान गया। लेकिन ये सच है कि बाद के वर्षों में मुझे ख्याल नहीं आता है कि नामवर जी ने निर्मल वर्मा पे, चूंकि निर्मल वर्मा का वैचारिक रुख बाद में बदल गया था काफी कुछ, लेकिन निश्चित तौर पे जब उन्होंने इस पे बात की थी, नामवर जी ने परिंदे की, तो अचानक सबका ध्यान परिंदे के शिल्प और एक हिंदी में एक नई तरह की कहानी पे गया था। उसको पहली कहानी माने, दूसरी कहानी माने, नामवर जी जो मानते थे। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, भीष्म साहनी के निधन के बाद नामवर सिंह का एक वक्तव्य हुआ था दिल्ली में, और वो कमाल का वक्तव्य था। उसमें इतने सारे सूत्र थे, मैं नहीं जानता हूं कि उसकी रिकॉर्डिंग कहीं सुलभ है या नहीं। आज का दौर होता तो बहुत सारा तय होता, वो होता। लेकिन नामवर जी ने भीष्म साहनी की कहानियों की जो चर्चा की थी, वो, किसी ने मुझे कहा कि अगर भीष्म जी जिंदा होते सब सुनने को, तो कितने वो, मतलब अब आह्लादित होते या नहीं होते पता नहीं, लेकिन नामवर सिंह ने उस समय भीष्म साहनी को पूरा मान दिया। एक बात और है भीष्म साहनी में, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा की कहानियों को आप पढ़ के पहचान जाती, निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश के साथ भी ये बात दिखती है कई बार। लेकिन भीष्म साहनी के यहाँ बहुत तरह की कहानियां हैं। एक कहानी मुझे ख्याल आता है, वो, उसका नाम है हरामजादे। अब हाँ ये हाँ कहानी जो बिल्कुल। है, ये एक जो कथावाचक है, वो विदेश घूमने गया है। वहां उसकी एक महिला उसको मिलती है, बोलती है आप तो इंडियन लग रहे हैं, आप भारतीय लग रहे हैं, चलिए, मेरे पति भारत के हैं। तो वो जो आता है मिलने उस आदमी से, वो आदमी बड़ा खुश होता है, वो जालंधर का है। तो एकदम भारत के प्रेम में, जालंधर के प्रेम में डूबा हुआ है। ये बताता है कि मैं लेकिन दोबारा भारत नहीं जाऊंगा। फिर वो बताता है कि मैं एक बार गया था जालंधर, अब मैंने देखा कि क्या मैं इसी शहर को, इसी गंदे, छोटे, टूटी हुई सड़कों वाले शहर को प्रेम करता था, क्या मैं इसीलिए लौटा था। तो अचानक एक दिन मायूस सा जा रहा है, उसको कोई पुकारता है गाली देते हुए कि साले तू बाप को भूल गया। तो ये अचानक मुड़ के देखता है, ये बोलता है मुझे मेरा जालंधर मिल गया था। तो ये जो जड़ों से जुड़ने की जो बारीकी होती है, कौन सी चीज आपको जड़ों से जोड़ती है, फिर वो अपने घर उनको इनवाइट करता है, सरसों का साग और सब खिलाता है, लेकिन अंततः वो लौट कर अपनी पत्नी के साथ, अब बड़ा मार्मिक चित्रण है, वो किसी को नायक खलनायक साबित नहीं कर रहे, वो एक स्थिति को रख दे रहे हैं। नहीं, वो तो बड़ी एक अच्छी तरह का कहानी जो है। ये विट
और हाँ ह्यूमर है ना, बड़े बिल्कुल बिल्कुल ढंग हाँ से ये हाँ भी उनकी बड़ी खासियत है कि मतलब एकदम अब जैसे हम प्रतिबद्धता की उनकी इतनी बात कर रहे थे, हाँ लेकिन ये प्रतिबद्धता, आक्रोश, विद्रोह जो है वो बड़ा बंधी मुट्ठियों वाला या नारेबाजियों वाला विद्रोह नहीं है। ये बिल्कुल बड़ा बिल्कुल बिल्कुल एक जो कि कहानियों के अंदर विन्यस्त है, या उनकी पूरी हाँ हाँ रचना प्रियकरा में कहना चाहिए, चाहे वो नाटक हो, हाँ उपन्यास, कहानी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इस तरह से विन्यस्त है कि कि मतलब आपको उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। तो मैं अनुरोध करूंगी कि अब हमारे पास लगभग शायद 10 मिनट का समय है, 10-12 मिनट का। तो अगर कोई सवाल या टिप्पणी रखना चाहें, बल्कि यहाँ यादव जी ने शायद लिखा था कि उन्हें कुछ मौका मिला उनके साथ होने का भीष्म जी से। तो अगर बहुत संक्षेप में यादव जी आप अपनी वो स्मृति साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है। एक दो छोटे छोटे सवाल और आ रहे हैं असल जी में। हाँ मैडम, सभी को प्रणाम। हाँ जी मेरा यादव। सौभाग्य है कि इस सार्थक चर्चा से जुड़ने का अवसर मिला। सर्वप्रथम मैं भीष्म साहनी जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते उनसे सैकड़ों बार दरस परस हुआ और इस विषय चयन के लिए जैसा अभी मैंने पहले कथन के लिए आप सब जो लोग बातें कह रहे हैं, मेरी पुरानी स्मृतियां तरोताजा हो गई और मैं उनकी साहित्य साधना को प्रणाम करता हूँ। आप सबने जो उद्गार प्रकट किए हैं ये अत्यंत सराहनीय और संग्रहणीय है। मुझे लगता है कि इस तरह की सार्थक चर्चा समय समय पर होनी चाहिए और मैं वातायन की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। लुदमिला जी भी कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि किसी ने रूस के बारे में लिखा था। असल में भीष्म साहनी जी बहुत लंबे समय रूस में रहे और कई दर्जनों किताबों का रूसी से हिंदी में अनुवाद किया। लुदमिला जी, स्वागत है आपका। आप कुछ कहना, आप म्यूट पर हैं। अब मैं म्यूट नहीं हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिलचस्प जानकारी मिली। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि हमने एक पाठ्य पुस्तक बनाया, हिंदी पाठ्य पुस्तक, पता नहीं ये दिखाई देती है या नहीं, और इसमें भीष्म साहनी की 5 कहानियां हैं और उन कहानियों में 3 ऐसी हैं जिनका जिक्र अभी हुआ, और जो प्रियदर्शन जी ने जिस कहानी को सुनाया, तो ये इसका नाम है माता विमाता। उन 2 माता जी विमाता हाँ हाँ और हमने सवाल भी बनाए, अनुवाद भी बनाए, ताकि स्टूडेंट्स और हम जरूर बातें करते हैं। और वैसे जो कहानियां हैं तो कुछ ऐसी हैं जो जिनमें ऐसी समस्याएं हैं जो सारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरी किस्म की समस्याएं जरूर गंगो का जाए जैसे कहानियां हमारे देश में ऐसा नहीं है, और हमारे स्टूडेंट्स को भारतीय जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमको ये लगता है, हमने विद्यार्थियों से जब बातें की तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ये जो लेखक है कि वे निराश थे, कि जैसे कृष्ण चंद्र के एक गधे की आत्मकथा, रेणु के मेला अंचल, तो कि हम स्वतंत्र हुए, सब ठीक है, और फिर आम लोग और हम लोगों को की जिंदगी और दुखी हो गई, ये कैसे हो सकता है? तो ये ठीक है कि बहुत लेखकों की ने इस ये सवाल उठाया। धन्यवाद जी, शुक्रिया लुदमिला जी। प्रियदर्शन जी, आप कुछ कहेंगे?
देखिए, ये जो बात कर रही हैं बिल्कुल एक जेन्युइन सी बात है। सवाल असल में भारत जब आजाद हुआ तो वो करीब 200 वर्षों की गुलामी उसने झेली थी। बहुत बड़े पैमाने पे गरीबी उस दौर में थी। उस बीच देश का बंटवारा हुआ जिसने मूल समस्याओं की ओर से ध्यान खींचा हमारा। बल्कि उस दौर में गांधी और नेहरू की चर्चा बहुत दिलचस्प है, पढ़ने लायक है। वो गांधी पूछते हैं कि मतलब स्वदेशी की बात करते हैं, नेहरू बोलते हैं कि देखिए, मुझे पूरे हिंदुस्तान को कपड़े पहनाने हैं, वो कपड़े हिंदुस्तान की मिलों में बने कि बाहर की मिलों में बने, ये मेरे लिए बाद का सवाल है। पहला सवाल है कि सबको कपड़े मिले। तो वो एक बड़ी चुनौती का दौर था। लेकिन आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के जो देश औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त हुए, जिन्होंने साम्राज्यवाद की बेड़ियां काटी, उनमें या तो बहुत सारे देश सीधे कम्युनिस्ट हो गए या फौजी शासन के चक्के तले आ गए। अकेला हिंदुस्तान था जिसने अपने को लोकतांत्रिक बनाए रखा। और शुरू के 20 वर्षों तक इस पे बहुत सवाल उठाए जाते रहे। सबको लगता था कि हिंदुस्तान पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। और हिंदुस्तान को बचाने में जितनी लेखकों की भूमिका है, नेताओं की भूमिका है, उससे ज्यादा लेखकों की भूमिका रही। ये तमाम लोग जो लिखते रहे, जो हिंदुस्तान की संकटों और हिंदुस्तान की संभावनाओं की बात करते रहे, वो वो अपने आप में, हाँ, वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। उन्होंने भारतीय चुनौतियों को लगातार रेखांकित किया। 60 के दशक का जो मोहभंग था, वो मोहभंग सबसे ज्यादा साहित्य में आया। और ये सारी दुनिया में होता है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप में जो अनास्था का दौर आया, उसने दुनिया को महानतम सिनेमा और साहित्य दिया। अल्बेर कामू का आउटसाइडर पढ़िए, और भी कई उसकी चर्चा अलग हो जाएगी। लेकिन जी जी हमारे विभाजन सने हमारे गरीबी वाले हिस्से को हमारे लेखकों ने बड़े करीने से रेखांकित किया। और ये एक बड़ी बात थी। ये लेखन नहीं होता तो उस समय का बहुत सारा दस्तावेज नहीं बचा होता। जी बिल्कुल। और भीष्म साहनी ने स्वयं भी ये बात कई बार कही। मेरा ख्याल है शायद जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो उसकी वो साहित्य अकादमी का जब उन्हें फेलोशिप मिला तो हाँ, जो उनका भाषण है उसमें उन्होंने ये कहा ही कि साहित्य का जो काम है वो काम ही है कि वो सुरंग के पार, अंधेरे के पार जो रोशनी है उसको बचाए रखना। तो बिल्कुल। अगर साहित्य सजग नहीं रहेगा तो दुनिया में ही सजगता नहीं रहेगी, दुनिया में ही संभावना नहीं रहेगी। और एक सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कैसे रूस के जो शासन है बाद में, वो जैसे जो क्रूर शासन था उसके प्रति वो निरपेक्ष कैसे रह सके। अब इस पर टिप्पणी करना तो जरा कठिन है कि असल में देखिए, लेखक के सामने एक बड़ी दुविधा होती है। वो लेखक के सामने एक दुविधा होती है। उसमें ब्रेख्त की एक कहानी है छोटी सी, मैं जल्दी सुनाना चाहूंगा। वो मिस्टर के नाम से ब्रेख्त ने कई कहानियां लिखी हैं, के सीरीज की कहानियां हैं। तो के एक जगह मिस्टर के अपने भक्तों के सामने भाषण दे रहे हैं। बोलते हैं कि सत्ता जो है बहुत करप्ट है, सत्ता जो है बहुत बदमाश है, सत्ता बहुत अत्याचारी है। तब तक सत्ता वहां चली आती है। सत्ता बोलती है कि अरे, तुम मेरी बुराई कर रहे थे। मिस्टर के पलट जाते कि ना ना, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, आपको तो मैं पूछ लीजिए। तो सत्ता उनकी पीठ थपथपाती है, बढ़ जाती है आगे। उसके बाद उनके भक्त लोग जो है, उनके शिष्य लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि मिस्टर के आपकी तो रीढ़ नहीं है। मिस्टर के बोलते हैं रीढ़ है, लेकिन तुड़वाने के लिए नहीं है। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक छोटी सी कहानी सुनो। वो बताते हैं कि एक राज्य में एक आदमी था जो हर बात पे नो बोलता था। राजा को पता चला कि ऐसा आदमी उसके राज्य में है। उसने उसको बुलवाया, कहा कि तुम आज से मेरी सेवा करोगे। इसने यस नो कुछ नहीं कहा, ये खामोश रहा। ये खामोश रहा। उसके बाद उसने खूब सेवा की राजा की। राजा एक दिन मर गया तो उसकी लाश को ठोकर मारते उसने कहा जोर से, नो। तो आपको याद रखना पड़ता है दुनिया भर में कि आप अपने नो का कहां इस्तेमाल करें। एक लेखक होने के नाते ये दुविधा दुनिया भर में रही है। और सोवियत संघ में जो कुछ हुआ, सोवियत संघ में दोनों बातें हुई। स्टालिन के बारे में जो बोलते हैं, स्टालिन का किस्सा किसी यूरोप से बाहर नहीं आया था। वो ख्रुश्चेव ने बाकायदा जो
68 की 56 की कम्युनिस्ट कांग्रेस थी, उसमें ये बात अपनी ओर से रखी। उसने बताया कि स्टालिन ने क्या क्या किए थे। और ऐसा नहीं है कि रूस ने उसके पहले उसके बाद, रूस में तो महान लेखकों की परंपरा रही जो साम्यवादी दौर में निश्चित तौर पर शिथिल हुई, लेकिन उसके बाद भी बड़े लेखक वहां हुए हैं। रसूल हमजातों को पढ़ना कभी भी सुखद है। वोजनेसेंस्की की कविताएं, येवतुशेन्को की कविताएं, वो सब तो लेखक का सत्ता से संघर्ष चलता। चीन में भी मो यांग जिसको नोबेल प्राइज मिला, और हिंदुस्तान में भी फैज के बारे में, जिन्होंने फैज ने ईरान पे लिखा, सब पे लिखा। बांग्लादेश का जब युद्ध चल रहा था तो बांग्लादेश के लोगों को शिकायत थी कि उनका शायर खामोश क्यों है, जो अफ्रीका पे लिख रहा है, जो ईरान पे लिख रहा है। और बांग्लादेश में उनका विरोध हुआ बाद में, जिसपे उन्होंने लिखा था अब हम तो ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, लौट के लिखा था। ये एक दुविधा दुनिया भर के लेखकों के सामने होती है। कई लेखक इसके खिलाफ खड़े होते हैं, गोली खाते हैं, झेलते हैं। कई लेखक बाद में अपने दौर के सच को लिखते हैं। एक आखिरी उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं जानता हूं मैं समय ज्यादा ले रहा हूं। भारत में इमरजेंसी लगी, बहुत सारे लेखक खामोश हो गए, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जो थे, उन्होंने कहा कि मैं रोज सुबह शाम एक कविता लिखूंगा इमरजेंसी के खिलाफ। बाद में वो त्रिकाल संध्या के नाम से पूरा संग्रह आया। तो एक लेखक की पोजीशन भी कई बार उसको बड़ा बनाती है, और साहित्य और सत्ता के बीच का ये संघर्ष बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इस पे कोई एक राय देना बड़ा मुश्किल काम है। रेखा जी, सॉरी बहुत लंबा समय लिया। नहीं, मैं भी ये इसी तरफ इशारा करने वाली थी कि आपने पहले ही ये सवाल उठाया था कि सत्ता और लेखक का क्या संबंध होता है, तो ये सवाल उसी तरफ था। क्षमा पांडे जी भी हाथ उठाए हुए हैं। क्या क्षमा जी आप कुछ कहना चाहती? नहीं, वो शायद ऐसे ही होगा। कोई और, यदि कोई सवाल या कोई और टिप्पणी रखना चाहें? लुद्मिला जी आप कुछ कहना चाहती हैं? अगर और कोई कुछ नहीं कहे तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्योंकि रूस की चर्चा हुई, तो देखिए कि सबसे अच्छे लेखक शायद तानाशाही स्टालिन के समय थे ना, तानाशाही के समय, जैसे цветаева, अखमातова, शोलखов, जोशिंको, जो भी। और जब ये प्रजातंत्र आया और पूरी आजादी आई, तो वैसे आपने जिक्र किया अच्छे लेखकों के, लेकिन शायद सबसे अच्छे तानाशाही के समय थे। ये क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, क्योंकि विद्रोह और ये जो रेजिस्टेंस है वो इनबिल्ट होता है ना तानाशाही के समय। प्रियदर्शन जी। हाँ, मतलब जब जनतंत्र आता है तो फिर ये कला के लिए अच्छी चीज नहीं, कला के लिए प्रजातंत्र अच्छी चीज नहीं, ये बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सच है कि दुनिया में जो खुशहाल दौर रहे हैं, उनमें जब खुशहाल दौर हमेशा नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कुछ लोगों की खुशहाली, जैसे आज का भारत बड़ा अमीर भारत है, लेकिन बहुत गरीब भारत भी है। तो जब खुशहाली का एक मिथक दुनिया में फैलता है तो उसका लेखक जो है पीछे छूट जाता है, उसकी कला पीछे छूट जाती है। लेकिन ये लेखक और कला कई बार अपनी खुशहाली के मिथक को ध्वस्त करते हुए समाज की हकीकत को बताते हैं। और रूस के ही संदर्भ में मुझे ख्याल आया कि टॉल्स्टॉय के बारे में, टॉल्स्टॉय कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन लेनिन के बारे में कहते हैं कि उसको दो जार का सामना करना था। जार निकोलस द्वितीय के सामने उसको उसने मार डाला, और दूसरा जार जो रूसी जनता के दिलों पे राज करता था, वो टॉल्स्टॉय, उसके आगे उसने घुटने टेक दिए। उसने कहा कि टॉल्स्टॉय को समझिए। टॉल्स्टॉय पे उसने कई लेख लिखे, शायद 5 लेख लेनिन ने लिखे। और गैर मार्क्सवादी होते हुए भी जो रूस का की साम्यवादी सत्ता थी, वो टॉल्स्टॉय को एक बड़े लेखक की तरह सारी दुनिया में पहुंचाती रही। हमने वो किताबें वहीं पढ़ी। और आप ठीक बोल रही हैं, स्टालिन के दौर में बड़े लेखक हुए, क्योंकि प्रतिरोध अखमातोवा हुई। ये सच है कि उनको बहुत झेलना पड़ा। उसके बाद त्वेताएवा भी उसी दौर में, हालांकि खुदकुशी करनी पड़ी उनको,
मरिया त्रेत्साया कुछ पहले गुजर गई थी वो, लेकिन एक पूरा दौर है जब लेखकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर जिवागो लिख के पास्तरनाक को अलग होना पड़ा, सोजनेस्टीन ने कैंसर वार्ड जैसा उपन्यास लिखा, तो सारी प्रक्रिया भी चलती रही। तो ये सब जगह चलता रहा है, रूस में, चीन में, हिंदुस्तान में। वो जो फैज की लाइन है, यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस नई है न अपनी रीत नई, यूं ही हमने खिलाए हैं आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। तो लेखन को शायद ये भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर। जी रेखा जी। असल में अब वैसे तो हमारे पूरा समय पूरा हो गया और मुझे ऋचा जी को बुलाना चाहिए, लेकिन कल्पना मनोरमा जी ने एक सवाल जोड़ दिया है, और ये सवाल ऐसा है कि बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी नजर में एक अच्छी कहानी कौन सी है। तो कल्पना जी, मैं तो इस पर नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगी तो पूरी क्लास हो जाएगी। तो प्रियदर्शन जी, बहुत संक्षेप में बिल्कुल, अगर आप अभी कुछ कहना चाहते हैं, और फिर हम ऋचा जी को मंच लौटाएंगे। बस वही कहानी, हाँ बस वही कहानी जो, हाँ नमस्कार नमस्कार, बस इतना ही कि जो कहानी दिल को छू ले वही सबसे अच्छी कहानी है। कहानी का कोई फॉर्म नहीं होता है, मतलब उसके बावजूद फॉर्म होता है, उसकी लंबाई छोटाई, उसके शिल्प, उसके टाइम फ्रेम में आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, जो दिल को छू ले। मैं एक आखिरी, आपको सबसे छोटी कहानी दुनिया में कही जाती है, 6 शब्दों की कहानी है। वो 6 शब्दों की कहानी कहते हैं हेमिंग्वे ने लिखी थी, वो बेबी शूज नेवर वॉर्न फॉर सेल। बस ये 6 शब्द थे कि बच्चे के जूते जो कभी पहने नहीं गए बिक्री के लिए हैं। इतने भर से एक कहानी बन जाती है। बाद में ट्विटर ने 6 वर्ड स्टोरी का एक कैंपेन चलाया था। तो कहानी, अच्छी कहानी अपने आप में बहुत, हम तमाम पढ़ते हैं हर कहानी से अभिभूत होते हैं। सर जो समकाल है, जो अभी हमारा समय चल रहा है, इस समय कहा जाता है कि कहानी बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2000 पत्रिकाएं भी मांगती हैं 1500 शब्द गिन के। तो क्या कहानी लेखक जब लिखने बैठता है तो उसे क्या शब्दों की संख्या पर ऐसा रहता है, प्रतिबद्ध रहे वो, या उसके हाथ में होती है शब्द संख्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होती है। मैं तो हमेशा मानता हूं कि कहानी कई बार लेखक के हाथ से छूट जाती है, वो अपना रास्ता खुद तय करती है, किरदार उसको अपने ढंग से गढ़ते हैं। लेखक का काम बस ये देखना है कि कहाँ वो अतिरिक्त ब्यौरे में न जाता दिखे, अतिरिक्त सफाई में न जाता दिखे। असल में लेखक का काम कुम्हार जैसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा हाथ लग जाए तो मिट्टी टेढ़ी हो जाएगी, और थोड़ा कम लगे तो आकार नहीं बनेगा। तो ये चाक घूम रहा है, बहुत हल्के से हाथ लगाना है, किरदार अपना सफर तय कर रहे हैं। कहानी लंबी भी होती, पत्रिकाओं के चक्कर में मत पड़िए। पत्रिकाएं बहुत अच्छी कहानियों को भी ठुकरा देती हैं और खराब कहानियां तो खूब छापती हैं। मैं फिर से लौट आती हूँ, हम भीष्म साहनी पर ही लौट आते हैं। उन्होंने असंख्य ऐसी कहानियां दी जो अपने आप में कहानी का प्रतिमान मानी जा सकती हैं। तो आज की शाम भीष्म जी की स्मृति, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मुझे भी। और ऋचा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप औपचारिक रूप से कार्यक्रम का समापन करें, और अपनी ओर से मैं जितने भी उपस्थित साथी हैं जो आज हमसे जुड़े, प्रियदर्शन जी का और वातायन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही रोचक चर्चा रही प्रियदर्शन जी, रेखा जी, बहुत मजा आया सुनने में। जो भी लोग और आप लोगों को जब भी सुना है या पढ़ा है, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला है। और बिना प्रयास किए इतनी आसानी से चीजें इतनी अंदर चली जाती हैं कि आप बहुत एम्पावर्ड महसूस करने लगते हो थोड़े से समय में ही, जैसे पता नहीं कितना सीख लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है आज जिन्होंने भी ये प्रोग्राम देखा होगा, कार्यक्रम देखा होगा, ये जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो एक ऐसे संतोष का अनुभव करेंगे जैसे उन्होंने किसी एक बहुत अच्छी, जो एक किसी बहुत अच्छी किताब को पढ़ लेने के बाद आता है। तो आपने भीष्म साहनी जी की व्यक्तित्व कृतित्व से ही परिचय नहीं कराया, सिर्फ उनकी रचनाओं के बारे में ही नहीं बात की, बल्कि उनके शिल्प के बारे में, गन थ्योरी और मानवीय रिश्तों की सूक्ष्मता
माइक्रोस्कोपिक व्यू आदि बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, जिससे जो नई पीढ़ी के रचनाकार होंगे उनके लिए ये सब बातें बहुत सहायक होंगी। जैसे लेखक के जो सीक्रेट्स एक सतह पर तैर जाते हैं, आप लोगों की बातें सुन के ऐसा अनुभव होता है। और आप दोनों का बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जो भी लोग बने हैं, आप सब आपका साथ हमारा संबल है। अगले हफ्ते भी हमसे जुड़े। अगले हफ्ते हम श्री अनिल जोशी जी के काव्य संसार के अंदर झांकेंगे, जिसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। नरेश शांडिल्य जी प्रमुख अतिथि हैं, सूत्रधार अलका शर्मा जी हैं और प्रस्तावना डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी की है। तो जो आज जुड़े हैं वो अगले हफ्ते भी जुड़े। और मैं आप सभी का एक बार तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी आभार। आप सबका बहुत बहुत आभार। सचमुच आज बहुत अच्छा लगा सबको सुनकर। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद बहुत बहुत। रिकॉर्डिंग बंद कर दी है मैंने।